जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर व्हीकल्स को लेकर के। कोई भी कार वगैरह, कोई भी गाड़ी वगैरह अगर हम खरीदते हैं तो उस चीज़ को लेकर के कि उस पर जीएसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल्स का मतलब क्या होता है। तीसरा पॉइंट, अगर हमारी मोटर व्हीकल्स ख़राब हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, हम उसको रिपेयर करवाते हैं तो क्या उसका जीएसटी मिलेगा। मान लीजिए कि मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ तो क्या उसका जीएसटी मिलेगा। मान लीजिए कि मैं मोटर व्हीकल्स को हायरिंग का बिजनेस है मेरा, मैं मोटर व्हीकल्स को हायरिंग वगैरह पे देता हूँ तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है जो कईयों के दिमाग में चलते हैं, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में चलते हैं। उन सबको लेकर के आपका ये दोस्त आज आप लोगों के सामने हाजिर है। मैं महेश गौड़, आपका दोस्त, आज लेकर के आया हूँ डिटेल प्रोविज़न, इन डेप्थ नॉलेज एंड पोस्टमार्टम किसका, मोटर व्हीकल्स का। तो ज़रा देखते हैं क्या है क्या नहीं है और कैसे होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। ओके, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस, नए लेटेस्ट वीडियोस, नए नोटिफिकेशन, उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें ना। सबसे पहली चीज़ है कि मोटर व्हीकल्स का मतलब क्या होता है और मोटर व्हीकल्स में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर व्हीकल जो जनरली आप जानते हैं कि रोड पे चलने वाली गाड़ी बराबर है, उन सबको मोटर व्हीकल्स के डेफिनेशन में कवर किया गया। बट मोटर व्हीकल्स में क्या कवर नहीं होता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, कोई भी ट्रेन वगैरह मोटर व्हीकल्स में कवर नहीं होगी। जो पटरी वगैरह पे चलती है वो हमारा मोटर व्हीकल्स का पार्ट नहीं होती कभी भी। दूसरी चीज़, कोई भी व्हीकल्स जो स्पेशल टाइप के व्हीकल्स होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाले व्हीकल्स जो आपके कुछ कंटेनर, कुछ बॉक्सेस वगैरह उठाने करने के काम में आते हैं, इस टाइप के व्हीकल्स को मोटर व्हीकल्स नहीं बोला जाता है। या कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल्स बराबर है जो लेस देन 4 व्हील्स है, जैसे रिक्शा वगैरह या उससे छोटा भी हो सकता है, जिसमें कैपेसिटी, जिसके इंजन की कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 25 सीसी, 25 सीसी से ज़्यादा नहीं हो। जनरली ऑटो रिक्शा का ज़्यादा ही होता है। बट अगर कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल्स जो 3 पहिए का या 2 पहिए का है जिसकी कैपेसिटी 25 सीसी से ज़्यादा नहीं है तो वो मोटर व्हीकल्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, तो हम उनको मोटर व्हीकल्स नहीं मानते यहाँ पर। ओके, तो ये प्रोविज़न सिर्फ मोटर व्हीकल्स के लिए, मतलब इन 3 केस में जो कवर होता है उनको छोड़ करके बाकी सब के लिए ना। सबसे पहली चीज़, मोटर व्हीकल्स में कार आ सकती है, वैनिटी वैन आ सकती है, कैंपर वैन आ सकती है, ट्रक भी आ सकता है मोटर व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर के लिए बराबर। व्हीकल प्रोपल्शन सिस्टम आ सकता है ना। बट क्या नहीं आएंगे, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए हुए हैं, ट्रेन्स वगैरह हो गई या 25 सीसी वाले, वो मोटर व्हीकल्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। जिनका जो 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर से कम है और 25 सीसी से ज़्यादा नहीं है। ओके, नाउ ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे। मोटर व्हीकल्स परचेज करते हैं बराबर है तो आईटीसी ऑन प्रोक्योरमेंट, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर सेल करता हूँ, मैं गाड़ी बेचता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा। मैं सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल्स में डील करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा, या मैं रेंटिंग की सर्विस देता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो ट्रांजैक्शन की ये जो 3 कैटेगरीज हैं जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ सबसे पहली चीज़, आईटीसी ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स। अगर मैं मोटर व्हीकल्स खरीदता हूँ तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, बट कब मिलेगा, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आईटीसी ले सकता हूँ अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, बट शर्त ये है कि वो जो इनवर्ड सप्लाई है, वो जो मोटर व्हीकल्स में खरीदूंगा वो बिजनेस पर्पस के लिए काम में आता है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस हो, बिजनेस हो बराबर है। और कुछ कंडीशंस है 16(2) की, वो कंडीशंस मैंने पूरी की हो। कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, मेरे पास में एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए जिसमें टैक्स का अमाउंट सेपरेटली शो किया हुआ जो मैंने मोटर व्हीकल्स पे पे किया, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, मैं जिस आदमी से भी मैंने गुड्स खरीदा है बराबर, मोटर व्हीकल्स खरीदा, उसने अपना GSTR1 अपलोड किया हुआ बराबर है। अगर उसने नहीं किया तो मुझे सिर्फ क्रेडिट प्रोपोर्शनेट मिलेगा जो है 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। गुड्स और सर्विसेज मुझे मिल गई हो, मतलब मोटर व्हीकल्स मुझे मिल चुकी हो, और जिस पर्सन से मैंने मोटर व्हीकल्स खरीदी उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो बराबर है, और मैं अपना GSTR3 भी टाइम पर फर्निश करता हूँ, और अभी तक के सारे GSTR3 भी मैंने फर्निश कर दिए हैं। बट कुछ केसेस में मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर मैं मोटर व्हीकल्स खरीदता हूँ। कब नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। पहला है, अगर मान लीजिए कि मैं मोटर व्हीकल्स खरीदता हूँ और ये सारी कंडीशंस भी पूरी करता हूँ, ये सारी कंडीशंस पूरी करता हूँ, बट उसके बावजूद भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, कि मेरे मोटर व्हीकल्स की सीटिंग कैपेसिटी अगर 13 से कम पैसेंजर की है। तो ये मोटर व्हीकल्स कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल खरीदा मैंने। जैसे कार वगैरह मैंने कुछ खरीदी, बस खरीदी, कोई भी ये अपने मेटाडोर वगैरह खरीदी, तो इनमें याद रखना कि अगर कैपेसिटी 13 से कम पर्सन की है बराबर है, 13 से कम पर्सन की है, उस केस में या
कम से कम 13 पैसे, मोर देन 13 होना चाहिए। इंक्लूसिव भी 13 होगा ना, 13 कैपेसिटी से, 13 कैपेसिटी होगी तब भी नहीं मिलेगा, 13 से ज़्यादा होने जरूरी है, 13 से ज़्यादा होने जरूरी है तो ही क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना कम से कम 14 लोग बैठ सकें, उसमें इंक्लूडिंग ड्राइवर के अलावा 13 लोग और बैठ सकते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब मैं कार खरीद रहा हूँ, भले अपने बिजनेस के काम में लूँगा, बिजनेस के आने जाने के लिए यूज़ करूँगा, मैं बिजनेस के लिए टूर वगैरह करता हूँ तो उसके लिए मैं अपनी कार यूज़ करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाता हूँ उसके लिए कार यूज़ करता हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ, मैं अपनी कार यूज़ करता हूँ, तो भले मैं बिजनेस के काम में ले रहा हूँ मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, कैपेसिटी 13 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके ना, अब यहाँ पे देखना 3 पर्पस के लिए मोटर व्हीकल्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा, भली आपकी कैपेसिटी लेस देन इक्वल्स टू 13 क्यों ना हो, तब भी क्रेडिट मिल जाएगा। कब? पहली चीज़, ये लेस देन इक्वल्स टू कर देना यहाँ पर। पहली चीज़, मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी खरीदी, बराबर है 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ एक एग्जाम्पल है बेटा, तो 100 रुपीज़ की खरीदी, 18 रुपये का GST पे किया, ये GST का मुझे क्रेडिट मिलेगा, बट कब मिलेगा? क्वेश्चन ये है, अगर मेरा बिजनेस है गाड़ी बेचने और ख़रीदने का, मैं गाड़ी खरीदता और बेचता हूँ मतलब मैं डीलर हूँ, बराबर है, या मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जो टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस देता हूँ, जैसे मैं टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है मेरा, टैक्सी वगैरह का बिजनेस है मेरा, तो क्रेडिट मिलेगा। या मैं ड्राइविंग वगैरह सिखाता हूँ तो मुझे मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट मिलेगा, ड्राइविंग वगैरह सिखाता हूँ उस केस के अंदर ना। वापस से आते हैं, एक छोटी सी समरी जो भी अभी आपने देखा, कोई भी पर्सन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला मोटर व्हीकल्स खरीदा तो कोई कैपेसिटी ध्यान में नहीं रखनी है, मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर मोटर व्हीकल्स खरीदा। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर मोटर व्हीकल खरीदा, मोर देन 13 है तो क्रेडिट मिलेगा, लेस देन 13 है तो क्रेडिट तभी मिलेगा जब 3 स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया, ये 3 पर्पस ये वाले इनके लिए यूज़ किया गया तो क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा, बराबर है। और लेस देन 13 है या इक्वल्स टू भी 13 है, इक्वल्स टू 13 मतलब 13 से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर है, बट 13 है, 13 से ज़्यादा नहीं है, उस केस में इनके लिए भी यूज़ नहीं कर रहा मैं, इस पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा मुझे। ओके ना। ITC सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं कोई मोटर व्हीकल्स है मेरा, वो मोटर व्हीकल्स मैंने खरीदा, मैं अगर उसको सर्विसिंग वगैरह करवाता हूँ या मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ उसका, तो प्रीमियम पे जो GST पे करता हूँ उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं इन तीनों में से किसी भी केस में हूँ, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आता हूँ तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। या मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता हूँ तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इनके अलावा सर किसी को नहीं मिलता, इनके अलावा क्रेडिट मिलता है, बट किन को मिलता है? अगर या तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, क्या हूँ बेटा, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, किसका? मोटर व्हीकल्स वगैरह का। और या फिर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, बराबर है, और उस केस में मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस किया और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब हम उसकी सर्विसिंग करवा रहे हैं और उस वक्त जो सर्विसिंग करने वाला बंदा है वो गैराज वाला हमसे जो GST चार्ज करता है उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं क्रेडिट। ओके चलो, मैन्युफैक्चरर या इंश्योरेंस कंपनी वाला है। अगर मैं रेंटिंग या हायरिंग पे, रेंटिंग हायरिंग लीज सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल्स हायरिंग पे देता हूँ, उस केस में क्या होगा? पहला केस है GST और प्रोक्योरमेंट ऑफ हायरिंग और रेंटिंग सर्विस। मान लीजिए कि मैंने हायरिंग पे ली है गाड़ी तो क्या इंपैक्ट होगा? और GST ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ हायरिंग एंड रेंटिंग सर्विस, मैं हायरिंग पे देता हूँ गाड़ी तो उस केस में क्या होगा? दोनों ही केस लेते हैं। पहला केस GST प्रोक्योरमेंट ऑफ हायरिंग सर्विस, मैं हायरिंग पे अगर कोई मोटर व्हीकल्स वगैरह हायरिंग पे अगर कोई मोटर व्हीकल्स वगैरह लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा? जैसे कि मेरे कंपनी के डायरेक्टर वगैरह को लाने ले जाने के लिए मैंने कोई मोटर व्हीकल्स की फैसिलिटी ली है, बराबर है, और जो कोई भी एक पर्सन है मिस्टर X, वो मुझे सर्विस दे रहा तो मुझे से वो GST चार्ज करेगा, मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ वो देखना है। तो सबसे पहली चीज़, provide ITC in respect of such good service both shall be available where an inward supply of such good service both is used for registered person for making outward taxable supply of the same category of good service or both। मतलब अगर सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस है उस केस में मैं हायरिंग की सर्विस लेता हूँ तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्लीज एग्जांपल से समझना। मान लीजिए कि मेरा खुद का बिजनेस भी मोटर व्हीकल्स हायरिंग पे देने का है और मुझे रिलायंस ने बोला कि उनको मोटर व्हीकल्स हायरिंग पे चाहिए, मैंने कहा ओके मैं दे दूंगा, और उन्होंने मुझसे 100 गाड़ियाँ हायरिंग पे मांगी और मेरे पास में सिर्फ 70 ही अवेलेबल थी, बट मैंने कमिटमेंट किया 100 गाड़ीज़ में दे दूंगा उनको। मैंने क्या किया, 30 गाड़ी आपसे हायरिंग पे ली, आपका भी सेम बिजनेस है, मेरा भी सेम बिजनेस है, आप मुझसे जो 30 कार्स आपने मुझे जो हायरिंग पे दिए उसके लिए आप मुझसे जो GST चार्ज करेंगे मैं उसका क्रेडिट लूँगा।
सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस है हम दोनों का, मैं क्रेडिट लूँगा बराबर। क्वेश्चन है कि रिलायंस क्रेडिट लेगा, नहीं लेगा, वो ब्लॉक है क्रेडिट, ओके, वो क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल एंड कंपोजिट मिक्स सप्लाई का एलिमेंट है तो मिलेगा। सर कंपोजिट टैक्स सप्लाई का एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये देख लीजिए भाई साहब, मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है, छोटा सा एग्जांपल है, इसने गाड़ी हायरिंग पे ली, किससे? आपसे गाड़ी हायरिंग पे ली मिस्टर एक्स ने। अब मिस्टर एक्स क्या करता है, मेरी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। मैंने इनको 10 लाख रुपीज़ दिया, जिसमें कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बुक करेंगे, मेरे गेस्ट को लाने ले जाने के लिए गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे, बराबर है। तो ये जो मुझे सर्विस दे रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहे हैं, बराबर है, और उसका एक पार्ट है, वो कंपोजिट सप्लाई, उसका एक पार्ट है कि इनको मुझे गाड़ी भी अवेलेबल करवानी पड़ रही है। तो फिर ये जो भाई साहब है, ये हायरिंग पे ले रहे हैं और 100 रुपीज़ का अगर चार्जेस दे रहे हैं, 18 रुपीज़ का GST ले रहे हैं, उस 18 रुपीज़ का इनको क्रेडिट मिल जाएगा, इनको क्रेडिट मिल जाएगा मिस्टर एक्स को। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस का कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का एक पार्ट है वो सर्विस, तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलता। ओके ना, GST ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ हायरिंग और रेंटिंग सर्विस, मान लो मैं आपको हायरिंग पे दे रहा हूँ तो क्या होगा, तो ये मान लीजिए मैं हूँ, बराबर है, और सप्लायर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, एम लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, बराबर। एम लिमिटेड जो है, आप कौन है? रिसिपेंट, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी हो सकता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर हायरिंग का काम करता है, रेंटिंग का काम करता है, याद रखना, बॉडी कॉर्पोरेट अगर हायरिंग या रेंटिंग का काम करता है मोटर व्हीकल्स के, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, टैक्स पे करने की लायबिलिटी हमेशा किसकी होगी? सप्लायर की होगी। लेकिन अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ, मैं नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, उस केस में मैं सर्विस किसको दे रहा हूँ ये देखा जाएगा। मैं जिस पर्सन को सर्विस दे रहा हूँ वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो क्या? बॉडी कॉर्पोरेट है, ओके। मैं जिसको सर्विस दे रहा हूँ वो बॉडी कॉर्पोरेट है, हायरिंग की सर्विस दे रहा हूँ मैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ओके। और मैं जो टैक्स रेट है उसमें 5% वाली टैक्स रेट में कवर हो रहा हूँ, या मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, या तो मैं अनरजिस्टर्ड हूँ या 5% वाली टैक्स रेट में कवर हो रहा हूँ। मतलब देखो, हायरिंग पे 2 टैक्स रेट लगती है, 12%, 5%, बराबर, या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन या 5% में हूँ, मतलब 12% वाली कैटेगरी में नहीं हूँ, और फिर रिसिपेंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और बाकी सब केसेस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। मतलब मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तब भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, या रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ, मैं हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन मैं 12% वाली कैटेगरी में हूँ तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ओके ना, GST ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, मैं मोटर व्हीकल्स बेचने का काम करता हूँ, मैं मोटर व्हीकल्स बेचता हूँ, उस केस में क्या होगा? तो उसमें क्या होता है, 2 कैटेगरी होती है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स बाय मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर, नई गाड़ी खरीदता बेचता, यही मेरा काम है। तो उस केस में मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हैं, बराबर है, और मैंने आपको मोटर व्हीकल्स बेची, मैंने आपसे GST चार्ज करूँगा, बराबर है। मान लो मैंने 1 लाख रुपये की गाड़ी बेची, उसमें मैं आपसे GST ले लूँगा, मान लीजिए 12% की रेट से 12,000 का मैंने GST चार्ज किया, मैं चार्ज करके डिपार्टमेंट को पे कर दूँगा। पहला केस नंबर 2, अगर मैं सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल्स यूज़ करता हूँ, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदता बेचता हूँ, तो कई बार मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी गाड़ी खरीदता हूँ और उसका तो मुझे क्रेडिट मिल नहीं सकता, बराबर। उस केस में उन्होंने क्या बोला? रूल 32(5) एप्लीकेबल करो। अब आपसे मैंने गाड़ी, मान लीजिए आपसे छोड़िए, मान लेता हूँ ये भाई साहब है, इन भाई साहब से मैंने गाड़ी खरीदी, ये मिस्टर एक्स है, मैंने इनसे गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी मैंने खरीदी, ये मैं MG महेश गौड़, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने मुझे 1 लाख में गाड़ी बेची, वो गाड़ी मैं किसी थर्ड पर्सन को 1,50,000 में बेच देता हूँ, बराबर है, मिस्टर Z को बेच दी 1,50,000 में। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ना, अब देखो मैंने क्रेडिट तो क्लेम किया नहीं क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, GST चार्ज ही नहीं किया इन्होंने, तो मुझे क्रेडिट भी नहीं मिला। तो ये जो डिफरेंस है ना बाइंग रेट और सेलिंग रेट का, मतलब सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट करना है, तो ये जो 50,000 का डिफरेंस है सिर्फ इस पर GST में पे कर दूंगा डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ओके, जब बेचूंगा तब, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए बेच रहा हूँ मैं 80,000 में, तो नेगेटिव में डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस है 1 लाख, सेलिंग प्राइस है 80,000, तो फिर GST नहीं लगेगा, ओके। तो पॉजिटिव वैल्यू है, ओके, तो GST लगेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मान लो मैं खुद ही GST में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो फिर GST नहीं लगेगा। मैं रजिस्टर्ड हूँ तो लगेगा, अनरजिस्टर्ड हूँ तो नहीं लगेगा। तो इधर देखना, जो डीलर है जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीद रहा है और बेच रहा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो डिफरेंस अमाउंट पे कर दे GST, बराबर है, अगर उसने क्रेडिट नहीं लिया है तो। और अगर डिफरेंस अमाउंट भी क्या पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है
तो फिर बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन जब तक 20 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं होगा उसका, या इंट्रा स्टेट सप्लाई तो 40 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं होगा, तब तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होता, और रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होगा तो जीएसटी के लिए भी लाइबल नहीं होता बेटा ना। दूसरा जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा कि भाई मैंने गाड़ी खरीदी, बराबर है, कोई बात नहीं, मैंने जो जीएसटी पे किया उसका मैं आईटीसी लूँगा, फिर मैं बेच रहा हूँ उस पर मैं जीएसटी कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे कर दूंगा बेटा, बराबर है। ओके, कब? जब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, बट मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो मैंने गाड़ी खरीदी तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जब बेच रहा हूँ तब भी मैं जो जीएसटी चार्ज करूँगा वो डिपार्टमेंट को पे नहीं करूँगा क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ। ओके, तो ये लेकर के सारा क्लेरिफिकेशन हमारा मोटर व्हीकल्स को लेकर के, जिसमें हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया बेटा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।